आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 23 नवंबर है आज, दिन है सोमवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। भारत की कोवैक्सीन 60% प्रभावी रहेगी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 70% प्रभावी रहेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब दोनों ही वैक्सीन में क्या टेक्निकल डिफरेंस है, इनमें से कोई मार्केट में आई तो किसे चुने जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और क्या इनके रिजल्ट को लेकर अभी और इंतजार करना चाहिए, जानेंगे। दूसरी खबर है कांग्रेस के अंदर खाने से उठ रही विरोधी सुरों को लेकर। अब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के बदलाव के लिए जिला और राज्य स्तर तक चुनाव कराए जाएं, तो अगर चुनाव हुए तो उनकी पोजीशन का क्या होगा। उनके इस बयान के मायने तलाशेंगे। पंजाब में किसानों का आंदोलन 15 दिनों के लिए रुक गया है। आज रात से ट्रेन सेवाएं बहाल होनी है, तो क्या सारे किसान सहमत हो गए हैं? क्या सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी? और दिल्ली जाने के लिए किसानों ने क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं, इस पर भी बात होगी। और आखिर में बताएंगे कि कौन सा प्राइवेसी से जुड़ा नया फीचर व्हाट्सएप लेकर आया है और इसे कैसे एनेबल करना है। फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। आज तक से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में 250 कोरोना वैक्सीन कंपनी है, इनमें से 30 की नजर भारत पर है। 2021 के पहले 3 महीने में हमें वैक्सीन मिलेगी। सितंबर तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी जाएगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 टीका की कोरोना से बचाने में औसत सफलता दर 70% तक रही है। हालांकि अलग अलग डोज के हिसाब से सफलता 62 से 90% तक रही। ये भारत के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसी टीके के उत्पादन में लगा है और इसका सरकार वितरण कर सकती है। केरल में सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अटैक को रोकने के मकसद से पुलिस एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर केरल सरकार ने यू टर्न लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस नए संशोधन अध्यादेश पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा की जाएगी। नए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट करता है जो किसी को भी अपमानित करने वाली होगी, तो उसे 5 साल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि 21 नवंबर को एनसीबी ने मुंबई में भारती के घर पर छापेमारी के दौरान गांजा बरामद किया था और पूछताछ के दौरान उन्होंने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला माला अडिगा को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। माला को अमेरिका की होने वाली प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक बनाया गया है। और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 511 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 121 मरीजों की मौत हुई है। इसी को देखते हुए उत्तरी दिल्ली के नांगलोई में जनता मार्केट को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। भारत में कोरोना के मामले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और खासकर गुजरात के शहरों में दोबारा बढ़ने लगे हैं। बचाव के तमाम उपाय अपनाने के बावजूद कोरोना के बढ़ते प्रसार को सीमित करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब सारी उम्मीद कोरोना वैक्सीन के आने को लेकर टिक गई है। कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल विश्व स्तर पर और युद्ध स्तर पर जारी हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेत कई देशों की कई कंपनियां कोरोना वायरस का एक समाधान मुहैया कराने की दौड़ में हैं। इस दिशा में जुटी भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि उसके शोधकर्ताओं की ओर से बनाई जा रही भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कम से कम 60% प्रभावी रहेगी। भारत में बनाई जा रही स्वदेशी वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक की ओर से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। वहीं इसी बीच ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 की औसत सफलता दर 70% तक रहने की सूचना है। हालांकि अलग अलग डोज के हिसाब से सफलता 62 से 90% तक रही, ऐसा कंपनी का कहना है। मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल के रोमोटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से बात की और पूछा कि कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में
टेक्निकल डिफरेंस को वे कैसे देखते हैं? बेसिकली कोई भी वैक्सीन डिफरेंट कंपोनेंट से बनती है। जैसे मैंने बताया कि यदि वायरस का प्रोटीन लिया जाए या वायरस का आरएनए लिया जाए तो अलग अलग तरह से होता है रिस्पॉन्स। बट बाय एंड लार्ज ये माना गया है कि ये सब इस पे डिपेंड करता है कि भाई आपने अभी तो एक ही ट्रायल किया है ना। एक्चुअली स्पीकिंग आप मार्केट में नहीं आए हैं, सिर्फ ये ट्रायल रिजल्ट्स है, जो कि ट्रायल रिजल्ट्स बताते हैं कि भाई एक वैक्सीन 90% इफेक्टिव है, एक 70%, एक 60% इफेक्टिव है। बट हम लोगों ने बाय एंड लार्ज मेडिकल फील्ड में ये माना है कि कोई भी वैक्सीन स्पेशली 50% से ज्यादा इफेक्टिव है तो उसमें समाज में उसका बहुत बड़ा स्थान है। तो पूछा जाए तो कोई भी वैक्सीन यूज रखती है जो भी 50% से ज्यादा इफेक्टिव। एक लेमैन सोच सकता है कि भाई जो 90% इफेक्टिव होगी वो मैं ले लूं, पर पूछा जाए तो ये सिर्फ ट्रायल रिजल्ट है, वो भी एक सिंगल ट्रायल। यदि समझ लीजिए फिर से कोई ट्रायल किसी और जगह करे और वो ट्रायल कहते कि नहीं वो 90% नहीं, वो तो 80% है, 70% है। सो प्रॉब्ली दीज परसेंटेज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए वेरी मैथमेटिकल मॉडल कि भाई बहुत 95 का मतलब है कि 100 लोगों को दिया तो बाकी में भी यही रिजल्ट रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ये सिर्फ उस ट्रायल में ऐसा हुआ है, एक्चुअल में क्या होगा वी डोंट नो। बट एक्चुअल में ये बात तय जरूर है कि जितनी वैक्सीन अप्रूव होंगी वो 50% से ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब दे आर इफेक्टिव। इस 50% से ज्यादा कम होंगी तो दे आर नॉट इफेक्टिव। ये भी हो सकता है कि एक्चुअली जब दी जाए ये वैक्सीन तो ज्यादा इफेक्टिव हो, और ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा हो बिकॉज हर का जीन अलग है, हमारा गोरे रेस अलग है, अफ्रीकन अलग है, इंडियंस अलग हैं। सो एक्चुअली इसीलिए 50% का मॉडल बनाया गया कि 50% भी होगी तो चलेगा, बट इट डज नॉट मीन कि 50% ही होगा। ये आई एम वेरी श्योर जब एक्चुअली दिया जाएगा तो इट विल मोर इफेक्टिव। अच्छा डॉक्टर वेद, अगर लोगों को वैक्सीन के बीच में चूज करने के लिए दे दिया जाए तो कोवैक्सीन की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? भाई ये तो तय है कि ये जो ट्रायल्स थे ये ले पब्लिक के लिए नहीं थे कभी भी, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि पैंडेमिक है तो रोज ही टीवी मीडिया से लेके सभी लोग बात कर रहे हैं। इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ डॉक्टर्स। बेसिकली ये जो सब फिगर्स थे 90%, 50%, ये सब एक उन लोगों के लिए थे जिनको साइंस की ज्यादा समझ है। बट हाँ, यदि किसी लेमैन से कहा जाए कि भाई तुम वो दवाई लोगे जो 90% इफेक्टिव है कि वो दवाई लोगे जो 70% इफेक्टिव है, तो नेचुरली आंसर ऑब्वियस है। बट साइंटिफिकली पूछा जाए तो बाय एंड लार्ज एनीथिंग विच इज इफेक्टिव मोर देन 50% इज एक्सेप्टेबल। बट यदि जनता को इसी तरह हम लोग, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है आजकल, तो जनता नेचुरली वो प्रेफर करेगी जो ज्यादा इफेक्टिव है, जो ट्रायल्स जिसके रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर, WHO के हिसाब से वैक्सीन का सक्सेस रेट 50% है। अब इन दावों के बीच की 60% असरदार है, 70% असरदार है, आपके हिसाब से किससे ज्यादा उम्मीदें लगाएं, या फिर अभी इनके रिजल्ट्स को लेकर इंतजार करने की जरूरत है? देखिए 300 प्लस लोग प्लेयर्स थे शुरू में, 300 लोगों ने बनाना शुरू की। अल्टीमेटली जो मैदान में रहे 30 प्लेयर्स रहे, बट जो 4-5 प्लेयर्स हैं दे आर अहेड। ये चारों वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 50% से ज्यादा है। और मेडिकली अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये सब रिजल्ट्स जो वैक्सीन के ट्रायल्स के रिजल्ट्स ये वैज्ञानिकों के लिए हैं, ये ले पर्सन के लिए नहीं है। वैज्ञानिक इसको दूसरी तरह से लेते हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कोई चीज 50% इफेक्टिव है तो ये ट्रायल में जब 50% इफेक्टिव है तो एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसलिए क्योंकि ट्रायल्स के जो पैरामीटर्स हैं, पैमाने बहुत तगड़े हैं वो ट्रायल्स के, तो जब एक्चुअल फील्ड में जाती है तो ऑलमोस्ट 80-90% से ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, चाहे वो और भी वैक्सीन हम लोग देते हैं, पोलियो है और भी वैक्सीन हैं, उनकी एफिकेसी भी ऐसी रहती है 50-80%, पर ग्राउंड पे वो 100% इफेक्टिव होती है। सो व्हाट आई मीन कि ये ट्रायल्स के रिजल्ट्स को वैज्ञानिक दूसरी तरह से देखते हैं और ले पब्लिक दूसरी तरह से देखते हैं। यदि आप मुझे एज ए वैज्ञानिक मुझसे पूछेंगे तो आई फील कि एनी वैक्सीन विच इज 50% इफेक्टिव इज अ गुड वैक्सीन। ये थे सर गंगाराम अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता दें 3 ताल का नया एपिसोड आ चुका है,
कमलेश ताऊ, पाणनी बाबा, कुलदीप और ऋतुराज की मजेदार बातचीत है। देश में गांजा पॉलिसी कैसी हो और मंदिर में नमाज पढ़ने से किसका भला होगा। इसके अलावा और भी अजीबोगरीब खबरों पर बतकही है। सुनिएगा जरूर। ये एपिसोड आपको मिल जाएगा हमारे वेब पेज पर, और वेब पेज पर सीधे पहुंचने के लिए आपको ब्राउजर पर टाइप करना है aajtak.in/podcast। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद आजकल अपने बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। दो बातें मुख्य तौर पर वे बोले हैं। पहला तो ये कि उन्होंने कहा है कांग्रेस में 5 सितारा संस्कृति घर कर गई है। दूसरा ये कि ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य स्तर तक चुनाव करा के संगठन में परिवर्तन की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हरियाणा में रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने यहां तक कहा है कि सबसे पहले गुलाम को पार्टी से आजाद करना चाहिए। यूपी कांग्रेस में मीडिया प्रभारी हैं ललन कुमार। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गुलाम नबी आजाद यूपी का प्रभारी रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बात करना तक जरूरी नहीं समझते थे। उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद से एक बार फिर पार्टी में 2 धड़े दिख रहे हैं। एक वे जो पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और दूसरे वो जो उससे अलग भी राय रखते हैं। कपिल सिब्बल भी इससे पहले मीडिया के सामने आकर पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं। हमारे साथ हैं रशीद किदवई, पुराने पत्रकार हैं, कांग्रेस की राजनीति पर करीबी नजर रखते हैं। उनकी लिखी 24 अकबर रोड मशहूर किताब है। उनसे बात करते हैं। रशीद, गुलाम नबी आजाद ने 5 सितारा संस्कृति से दूर रहने की बात कही है। सुनने में बड़ी आइडियल लगती है, लेकिन ये बताइए वो ये कह किसके लिए रहे हैं? कांग्रेस में इस समय अंदरूनी तौर पे घमासान मचा हुआ है। एक सोनिया गांधी युग का एक विधिवत रूप से अंत हो रहा है और नए लीडर की तलाश है। उस नए लीडर की भूमिका में राहुल गांधी आ सकते हैं या कोई और चेहरा। तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पहले भी बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं, उनमें थोड़ी उनको इस बात को लेके शंका है कि वो नए लीडर के करीब होंगे कि नहीं, उनकी क्या भूमिका होगी। इसलिए वो अपना एक पार्टी की आड़ में अपने आप को अच्छी पोजीशन पे या अच्छे पद पे दावा पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसी संबंध में गुलाम नबी आजाद का ये बयान आया है, जिन्होंने 5 सितारा संस्कृति की बात की है। वो कांग्रेस में 5 सितारा संस्कृति नहीं है, और नरेंद्र मोदी से कांग्रेस का 2014 और 19 में हारने का वो कारण भी नहीं है। हार का कारण कांग्रेस में जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसमें एक आम राय नहीं है। उदाहरण के तौर पे धारा 370 को लेके कांग्रेस में कोई एक राय नहीं है। जम्मू के लोगों की और राय है, जो घाटी में कांग्रेस के समर्थक है उनकी राय दूसरी है, और लद्दाख में एक अलग राय है। ऐसे तमाम चीजों में धर्म, आस्था और जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का, इसमें कांग्रेस को में बड़ी दुविधा है। और इस कारण से कांग्रेस जो है बार बार चुनाव हार रही है या पीछे खिसक रही है। लेकिन क्योंकि गुलाम नबी आजाद संजय गांधी के समय से, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री रहा हो, गुलाम नबी आजाद उनके करीब रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि कहीं वो इस जो रिंग होता है उस रिंग से कहीं बाहर ना हो जाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी बात कही है ताकि नया अध्यक्ष जो है वो गुलाम नबी आजाद को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बड़े पद से विभूषित करे और उनको साथ लेके चले। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 5 सितारा संस्कृति ही कांग्रेस की हार के पीछे नहीं है, बल्कि और भी कारण है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर भारी कंफ्यूजन है कांग्रेस में। आजाद कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए कांग्रेस में, और वो उन 23 नेताओं में भी थे जिन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखा था। क्या चुनाव होने की दशा में उनकी खुद की पोजीशन सुरक्षित रहेगी? देखिए, ये वही वाली बात है, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। जो लोग आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं वो हमारे
पूरे राजनीतिक जो हमारा कल्चर है उसमें कहीं नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, वाम दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, क्षेत्रीय दल हो, कहीं भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। खुद कांग्रेस में जिस वो चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चुनाव की नाम है, उसका नाम है कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी। इतना भारी भरकम नाम है, और एक मैंने उसका उल्लेख किया है कि एक 12x9 का एक कमरा है जो 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का नई दिल्ली में मुख्यालय है, उसके दरवाजे पे एक बैरक में वो एक कमरा बना हुआ है। वो कमरा ऐसा है कि उसमें उस समिति के तमाम सदस्य एक वक्त नहीं बैठ सकते हैं, और उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि जो कांग्रेस कहती है कि उसके 2 करोड़ उसके मेंबर हैं, उसका चुनाव हो जाएगा, वो भी निष्पक्ष रूप से। तो ये कहना तो बहुत ही अतिशयोक्ति होती है, और न कांग्रेस के संगठन चुनाव से कांग्रेस जो है वो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव जीत पाएगी। कोई भी राजनीतिक दल अगर उसमें आंतरिक लोकतंत्र हो तो ये गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीत जाए। दरअसल ये सब पॉस्चरिंग होती है, और पॉस्चरिंग ऐसी होती है कि उनको जो कांग्रेस में जो निर्णय लेने की जो समितियां हैं, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनके पास कांग्रेस की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस लीडरशिप के साथ वो जुड़ा रहना चाहते हैं। नहीं तो कांग्रेस संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी 10 जो है, जो राज्य के जो डेलीगेट होते हैं, पीसीसी डेलीगेट, वो किसी आदमी को मनोनीत कर सकते हैं, और कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, या कार्य समिति की मीटिंग बुलाई जा सकती है, या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बुलाया जा सकता है अगर 15% लोगों के हस्ताक्षर लिए जाए। लेकिन वो सब प्रयास नहीं हो रहे हैं। ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमारा दावा है, हमें देखो, हमें नजरअंदाज नहीं करो, नहीं तो कांग्रेस का नुकसान होगा। बेसिकली रशीद, आप ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद समेत बाकी पार्टी के जो नेता हैं जो चुनाव की बात कर रहे हैं, वो सुधार को लेकर फिक्रमंद नहीं है, बल्कि अपनी स्थितियों को बचाने की कोशिश में है। देखिए, कांग्रेस का हमें जो सब आदमी को साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है भावनात्मक मुद्दों से में उसका एक अपनी बात दमखम से जनता के बीच में नहीं रख पा रही है। आपने देखा कि जब महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार हुई तो शिवसेना को लेके वो कांग्रेस में बहुत सारे एक बयान आए, केरल से कुछ बयान आया, केंद्र नेतृत्व का दूसरा था, राज्य का इकाई का दूसरा मत था, और फिर बड़ी मुश्किल से वो उसको करके वहाँ एक गठबंधन बनाया गया। और अभी भी कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश नहीं है। तो ये कांग्रेस की जो वैचारिक जो बिखराव है, उनका जो एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी है, वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी में डाल रही है। कि कोई भी नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है। कुछ ऐसी बात बताए कि मतदाता जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ के कांग्रेस की तरफ वो आकर्षित हो। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकुल वासनिक को बना दिया जाता है, या कपिल सिब्बल, या गुलाम नबी आजाद, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतदाता कांग्रेस को वोट देने लगेंगे? शुक्रिया रशीद किदवई। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। पंजाब में कृषि बिलों के खिलाफ ट्रेन रोके जाने से रेलवे को अब तक करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 24 सितंबर से किसानों का रेल रोको आंदोलन चल रहा था, जो आज 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि ये 15 दिनों की मोहलत है। अगर कृषि कानून वापस लेने पर विचार नहीं किया गया तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था फिर से बहाल हो सकेगी। रेलवे ने भी ट्रेनों के आवागमन का शेड्यूल जारी कर दिया है। हमारे संवाददाता मंजीत सहगल पंजाब में हैं और इस आंदोलन से जुड़ी हर कवरेज की जानकारी आप तक लाते रहे हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि अभी ग्राउंड पर क्या हालात हैं, क्या सभी किसान संगठनों ने ट्रैक्स खाली कर दिए हैं। देखिए, आपने एक सवाल किया कि ये जो इनका आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक 15 दिनों की मोहलत है जो केंद्र सरकार को दी गई है। जहां तक ट्रैक से हटने की बात है, अभी तक एक किसान मजदूर संघर्ष समिति के कुछ एक लोग अभी भी एक जंडियाला गुरु करके रेलवे स्टेशन है वहां पर जमे हुए हैं, और उनका ये मानना है कि उन्होंने सिर्फ मालगाड़ियां चलाने के लिए सहमति दी थी, पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए सहमति नहीं दी। इनके नेताओं से लगातार पंजाब सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है। आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके नेताओं इनके प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इनके नेताओं का यह मानना है कि अगर उन्होंने यात्री गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी तो उनका आंदोलन कमजोर पड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर अभी भी 2 ऐसी किसान संगठन है जो जो बाकी जितनी भी 28 कृषि समितियों ने या फिर संगठनों ने सहमति दी थे उनसे सरोकार नहीं रखते, अभी भी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। जहां तक रेलवे ट्रैक्स की बात है, ज्यादातर रेलवे ट्रैक्स खाली हो गए हैं और उसका जो अब इंस्पेक्शन है वो भी आज किया जा रहा है। मंजीत, 15 दिनों की मोहलत में आपको क्या लगता है, किसानों की मांगे मानी जाएंगी? केंद्र सरकार का क्या रुख लग रहा है आपको? देखिए, 15 दिन की जो मोहलत है यानी 10 दिसंबर तक सभी किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि या तो वो अपने 3 कृषि कानूनों को रोल बैक कर दें, रद्द कर दें, अन्यथा 10 दिसंबर के बाद वो वापस रेलवे ट्रैक्स या रेलवे स्टेशनों पर धरने प्रदर्शन लगाना शुरू कर देंगे। और केंद्र सरकार ने भी बार बार साफ किया है कि किसी भी सूरत में ये कानून रद्द नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी कल बिलासपुर में उन्होंने कहा है कि अब उनका जो फर्ज है उन कानूनों को लागू करवाना है। बिल किसानों के हित में है, इसलिए इनको लागू ही करवाया जाना है। और पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों से अपील की है कि वो दिल्ली जाकर अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि कानून तो रद्द नहीं होंगे, अलबत्ता उनका समय जाया होगा और उनको कई तरह के खतरे भी हैं, क्योंकि दिल्ली से पहले ही किसान संगठनों को धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है। जी मंजीत, दिल्ली चलने की बात की आपने और इसी से जुड़ा सवाल करना चाहूंगा कि दिल्ली कूच करने की जो किसानों की तैयारी है उसे लेकर कैसी गहमा गहमी है? क्या सभी संगठन एकजुट हैं और बाकी राज्य जो इस आंदोलन में थे पंजाब के साथ, उनसे कैसा समर्थन मिलता दिख रहा है? जी बिल्कुल, दिल्ली जाने की जो तैयारियां हैं उनको लेकर सभी किसान संगठन लामबंद है और सभी दिल्ली जाना चाहते हैं। पंजाब के कई हिस्सों से ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में राशन पानी जमा किया जा रहा है, लोगों से आर्थिक मदद भी मांगी जा रही है, तो लोग 500,000 रुपए की जितने भी मदद बन रही है वो किसान संगठनों को दे रहे हैं। चाय पत्ती जमा की जा रही है, गुड़ जमा किया जा रहा है, राशन, आटा, सभी तरह की तैयारियां हैं। और 5 जो रास्ते हैं उनके जरिए किसान 26 और 27 को दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं और उनको हरियाणा का जो बॉर्डर है उसको पार करना होगा। और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है किसानों को हरियाणा की सीमा पर ही रोक दिया जाए, और लेकिन किसानों ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है, कमर कस ली है और उनका ये मानना है कि जहां पर भी उनको रोका जाएगा उनका धरना प्रदर्शन वहीं पे शुरू होगा। जहां तक किसान आंदोलन की मजबूती की बात है, अभी तक ये जो आंदोलन है पंजाब तक ही सीमित रहा है और दावा ये किया गया था कि देश भर की 500 किसान जत्थेबंदियां पंजाब के किसानों को समर्थन देंगी, लेकिन खुलकर अभी खासकर हरियाणा के किसान भी इनके समर्थन में नहीं आए। तो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है ये अलग थलग पड़ गया है और पंजाब तक ही सीमित है। ये थे पंजाब से आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। यूं तो व्हाट्सएप पर कई सिक्योरिटी फीचर्स हैं, मसलन आपको किसको अपनी डीपी दिखाना है, किसे आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं, मैसेज सीन करना चाहते हैं या नहीं, अपना लास्ट सीन दिखाना चाहते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। समय समय पर व्हाट्सएप नए नए फीचर्स लाता रहता है, लेकिन आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में कई मामलों में व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद व्हाट्सएप पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ गया था। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का दावा करने वाले व्हाट्सएप से ये चैट्स कैसे सामने आई, इसे लेकर डिबेट होने लगी थी। और अब व्हाट्सएप ने अपने सिक्योरिटी फीचर्स की फहरिस्त में एक और फीचर ऐड किया है, डिसअपीयरिंग मैसेज का। इस फीचर में क्या खास है, ये कैसे काम करेगा, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद से। व्हाट्सएप का ये फीचर जो है जिसे कंपनी ने हाल ही में रोल आउट किया है, अब ये एंड्रॉयड और iOS का iOS जो कि फीचर फोन है, इन तीनों प्लेटफॉर्म के लिए ये अवेलेबल है। काम करने का इसका तरीका ऐसा है कि 7 दिनों के अंदर मैसेज डिलीट हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक्टिवेट करना होगा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप डिसअपीयर मैसेज एक्टिवेट करेंगे तो अगले को जो आपसे बात कर रहा है, जिसके चैट में आप इसे ऑन कर रहे हैं, उसे ये वो मैसेज मिल जाएगा, यानी उसे वो पता चल जाएगा कि आपने डिसअपीयर मैसेज को ऑन कर लिया है।
कई कंफ्यूजन अभी पिछले कुछ समय में देख रहा था, लोग ये पूछ रहे थे कि क्या अगले को पता चलेगा या नहीं। तो आप इस चीज को लेकर क्लियर हो जाएं कि अगले इंसान को पता चल जाएगा कि आपने ऑन कर दिया है। अब जैसे ही आपने ऑन कर दिया तो अब आपके और उस शख्स के बीच जो बात होगी तो वो 7 दिनों के अंदर डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसमें अगर आपने कोई मीडिया फाइल्स भेजी हैं, फोटोज, वीडियोज, तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो मैसेज में जो फोटोज या वीडियोज भेजे हैं और उसे गैलरी में डाउनलोड कर लिया गया है तो वो गैलरी से डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर डाउनलोड नहीं किया गया है तो चैट के अंदर से 7 दिनों के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा मुंजिर, आमतौर पर जांच के मकसद से कई बार मैसेजेस निकाले जाते हैं। अब अगर मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे तो क्या उन्हें दोबारा निकालना संभव हो पाएगा? जांच का जहां तक सवाल है तो व्हाट्सएप ऑलरेडी ये दावा करता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इसमें दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इसे जांच एजेंसियां डिकोड कर पाए या फिर खुद व्हाट्सएप डिकोड कर पाए। तो ये ऑलरेडी बिना डिसअपियर मैसेज के ही ये फीचर इसमें दिया गया है। तो इस बारे में हालांकि कंपनी ने स्पेसिफिक नहीं कहा है कि जांच एजेंसी अगर चाहें तो क्या कर सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप इस चीज को लेकर पहले ही से क्लियर है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। इसका मतलब कि ऐसे भी कोई जांच एजेंसी या फिर कोई और चाहे तो इसे मैसेज डिकोड नहीं कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये खुद से डिलीट हो जाएगा तो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फिर खुद व्हाट्सएप इसे फिर से वापस नहीं ला सकेगा। जी मुंजिर, हमारे सुनने वालों को एक और दिलचस्पी होगी कि इस फीचर को एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। ये फीचर एक्टिवेट करने का सबसे सिंपल और एक ही ऑप्शन है, चाहे आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या iOS यूज कर रहे हैं। किसी भी चैट में या फिर ग्रुप में एक्टिवेट सिर्फ ग्रुप एडमिन ही कर सकते हैं। ग्रुप एडमिन अगर जो है वो ग्रुप के मैसेजेस में ये इसे ऑन कर सकता है। कोई बिना एडमिन के जो एडमिन राइट जिसके पास नहीं है ग्रुप मेंबर्स के पास, तो वो इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो है दोनों के पास राइट होता है कि इसे एक्टिवेट कर पाए। तो जैसे ही आप किसी से बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट के ऊपर टैप करेंगे तो और सारी डिटेल्स जो दिखती हैं उनके साथ बातचीत करने के दौरान जो भी फोटोज वगैरह का ऑप्शन आता है, तो उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो डिसअपियर मैसेज का एक ऑप्शन आता है जिसे आप एक्टिवेट कर लें। जैसे ही एनेबल करेंगे, ये दोनों में एक ही प्रोसेस है iOS और एंड्रॉयड में, तो जैसे ही एनेबल करेंगे, जैसा कि पहले बताया, अगले को नोटिफिकेशन मिल जाएगा नीचे कि आपने डिसअपियर मैसेज को ऑन कर लिया है। इसके बाद अगर वो चाहे तो उसे ऑफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने ऑन कर दिया तो उधर भी ये ऑन हो जाता है। कई जगह हमने ये भी पढ़ा, कई रिपोर्ट्स में पढ़ा कि लोगों ने कंफ्यूज किया लिख करके कि अगर अगला इंसान ऑन नहीं करे तो आप नहीं भेज सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। आपने एनेबल किया तो अगले के पास भी वो एनेबल हो जाता है। अगर वो चाहे तो डिसेबल कर सकता है, लेकिन एक बार एनेबल होने के बाद फिर आप लगातार डिसअपियर मैसेज में बात कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए और फीचर फोन का iOS के लिए एक जैसा ही है इसे एक्टिवेट करने का तरीका। अच्छा मुंजिर, एक और सवाल मेरा ये है कि क्या इस तरह की सुविधा पहले किसी मैसेंजर ऐप में थी? सेम इसी तरह की सुविधा तो नहीं, लेकिन इस जैसी सुविधाएं और भी मैसेंजर पे दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक का ही व्हाट्सएप है और फेसबुक का ही मैसेंजर है, इसमें भी आने वाला है वैनिश मोड, लेकिन अभी नहीं आया है। लेकिन मैसेंजर में एक सीक्रेट मैसेज करके एक ऑप्शन पहले से दिया जाता है, काफी पहले से, 3-4 साल पहले से, जिसमें होता है कि रियल टाइम मैसेज गायब होते हैं। उसमें 7 दिन का ऑप्शन नहीं होता, उसमें खुद टाइमर सेट कर सकते हैं आप 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। आप जैसे जैसे बात करते जाते हैं वो आपके सामने अगला इंसान उसे रीड करता है और इधर से डिसअपियर होने लगता है। ये फेसबुक मैसेंजर का ही फीचर है, सीक्रेट मैसेज के नाम से। दूसरी बात, टेलीग्राम के पास भी इस तरह के फीचर हैं। आप मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाएगा खुद से। और सिग्नल के पास, सिग्नल काफी सिक्योर मैसेजिंग ऐप माना जाता है, प्राइवेसी फोकस्ड यूजर उसे यूज करते हैं ज्यादातर, तो सिग्नल के पास भी ये फीचर है, टेलीग्राम के पास भी ये फीचर है, फेसबुक मैसेंजर में भी इस तरह का फीचर है, लेकिन वो लोग कम यूज करते हैं काफी पहले से, वो सीक्रेट मैसेज के नाम से। तो इस तरह के ऐप हैं जिसमें ऐसा फीचर है। और इंस्टाग्राम और मैसेंजर में वैनिश मोड का फीचर जारी कर दिया गया है, हालांकि कुछ समय के बाद इंडियन यूजर्स को दिया जाएगा, अभी टेस्टिंग फेज में है। ये थे आज तक रेडियो में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद। तो दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं।
सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो हमारे साथ जुड़िए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह हम हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ हर पॉडकास्ट की लिंक आती है तो आपको सुनने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर ऑडियो प्रोग्राम सुनने के लिए आप किसी तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन या कास्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है। हमें वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे हर पॉडकास्ट का अपडेट आपको समय से मिलता रहेगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।